आईपीएस मैडम दोनों बच्चों के साथ काशी विश्वनाथ दर्शन करने पहुंची तो उनके दोनों बच्चे निकले पूर्व जन्म के पति पत्नी। दोस्तों, सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आसमान हल्का सुनहरा था और गंगा जी का पानी बड़ी शांति से बह रहा था। वाराणसी की गलियां हमेशा की तरह भीड़ से भरी थीं। कहीं घंटियों की आवाज आ रही थी, कहीं पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, कहीं भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। इसी पवित्र माहौल में आईपीएस अधिकारी सीमा यादव अपने दो छोटे बच्चों मोहन और गीता को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही थीं। सीमा यादव कड़क अफसर थीं, लेकिन एक मां के रूप में उनके दिल में अपने बच्चों के लिए बहुत प्यार था। दोनों बच्चे शांत स्वभाव के थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वे अजीब अजीब बातें करने लगे थे। कभी मोहन खेतों की बात करता, कभी गीता किसी पुराने घर की याद में रो पड़ती। सीमा सोचती थीं कि शायद बच्चे डरावने सपने देखते हैं या स्कूल का तनाव होगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि बच्चों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराए जाए। शायद भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाए। मंदिर की भीड़ से जूझते हुए तीनों मुख्य द्वार तक पहुंचे। वहां से गर्भगृह तक जाने वाला रास्ता संकरा था, लेकिन वातावरण इतना पवित्र था कि भीड़ भी शांत लग रही थी। पंडितों की आवाज, भक्तों का जयकारा, चंदन की खुशबू और मंदिर की ठंडी फर्श सब मिलकर एक दिव्य सा अनुभव दे रहे थे। सीमा बच्चों का हाथ पकड़े आगे बढ़ रही थीं। मोहन उनका दाहिना हाथ पकड़े था और गीता बाएं हाथ में थी। लेकिन आज दोनों के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे किसी गहरी सोच में खोए हों, जैसे उनके मन में कुछ चालू हो, लेकिन वे खुद भी नहीं समझ पा रहे हों। मंदिर के अंदर की हवा बिल्कुल अलग महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास हो। सीमा ने दोनों बच्चों को सावधानी से आगे बढ़ाया। जब वे गर्भगृह पहुंचे तो सामने चमकता हुआ शिवलिंग था, हल्के चंदन से लेपा हुआ, जल से स्नान कराया हुआ और फूलों से सजा हुआ। पंडित जी ने इशारे से कहा, बच्चों को भी स्पर्श करने दीजिए माता जी, भगवान सबकी सुनते हैं। सीमा ने मुस्कुराकर दोनों बच्चों को आगे बढ़ाया। पहले मोहन ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां शिवलिंग पर पड़ी, उसका पूरा शरीर एकदम सिहर उठा। उसकी सांस जैसे अटक गई, आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, चेहरे का रंग बदल गया। सीमा घबरा गई। मोहन बेटा, क्या हुआ? लेकिन मोहन किसी और दुनिया में खो चुका था। उसी समय गीता ने भी शिवलिंग को छुआ और उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों में आंसू आ गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जैसे किसी बहुत पुराने दर्द को याद कर रही थी। मंदिर में मौजूद कुछ लोग उनके आसपास जमा होने लगे। सभी के चेहरे पर हैरानी थी। ऐसा दृश्य रोज नहीं देखने को मिलता। कुछ पल बिल्कुल शांत बीते, फिर एक अद्भुत क्षण आया। मोहन धीरे से गीता की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक छोटे बच्चे की मासूमियत नहीं थी, वहां एक गहरी पुरानी पहचान थी, एक अधूरी कहानी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, कविता, मेरी रानी, तुम वापस आ गई। सीमा का दिल बैठ गया। उन्होंने तुरंत मोहन का हाथ पकड़ लिया। मोहन, ये क्या बोल रहे हो बेटा? पर मोहन उन्हें सुन ही नहीं रहा था। उसी क्षण गीता भी मोहन की आंखों में देखने लगी। अब उसकी आंखों में भी किसी बड़ी उम्र की स्त्री जैसा दर्द था। उसने धीमी आवाज में कहा, हरी, तुम सच में हो? मैंने तुम्हें खो दिया था, पर तुम फिर मिल गए। इन शब्दों के साथ ही उसके आंसू बह निकले। वह सिसकती हुई मोहन का हाथ पकड़ लेती है। भीड़ अब चारों तरफ खड़ी थी। लोग आपस में कह रहे थे, ये बच्चे कौन हैं? ये तो पति पत्नी जैसा बोल रहे हैं। ये कोई चमत्कार है क्या? कहीं पुनर्जन्म वाली बात तो नहीं? मंदिर के अंदर हलचल मच गई थी, पर मोहन और गीता किसी और ही संसार में थे। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। उनके शरीर छोटे थे, पर उनकी आंखों में अनुभव, दर्द और प्रेम किसी बड़े इंसान जैसा था। मोहन ने आगे कहा, कविता, याद है हमारा घर, आम का पेड़, झूला और हमारा बेटा? गीता रोते हुए बोली, हां हरी, मुझे सब याद आ गया। आग, धुआं और तुम चिल्ला रहे थे कि भागो। सीमा यह सब सुनकर दंग रह गईं। उनकी आंखें डर, हैरानी और मातृत्व की चिंता में भर गईं। वह अपने ही बच्चों को पहचान नहीं पा रही थीं।
जैसे मोहन और गीता उनके बच्चे नहीं बल्कि किसी पुराने जन्म के दो अधूरे लोग हों। लोग अब पूरे मंदिर में बात करने लगे, अरे ये तो पिछले जन्म के पति पत्नी हैं। ये बच्चा अपनी पत्नी को पहचान रहा है। काशी विश्वनाथ में चमत्कार हुआ है। ये खबर तो पूरे शहर में फैल जाएगी। सीमा ने तुरंत बच्चों को गले से लगा लिया, लेकिन मोहन और गीता अभी भी एक दूसरे को थामे हुए थे, जैसे एक दूसरे को फिर खो देने का डर हो। कुछ मिनटों बाद मोहन ने पहली बार सीमा की तरफ देखा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मां, हमें अपने पिछले जन्म की हर बात याद आ गई। और फिर गीता बोली, हम पहले पति पत्नी थे। मैं कविता, ये हरि। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह दिन, यह यात्रा, यह दृश्य उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में जो हुआ, उसने आईपीएस सीमा यादव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मोहन और गीता मंदिर के बाहर बैठे थे, अब भी एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। उनके चेहरे पर छोटे बच्चों वाली मासूमियत नहीं, बल्कि किसी पुराने दर्द की परछाई दिखाई दे रही थी। सीमा उन्हें देखकर घबरा भी रही थी और हैरान भी थी। उन्होंने बच्चों को अपने पास बैठाया और पानी पिलाया। भीड़ अभी भी पास खड़ी थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये छोटे बच्चे पिछले जन्म की बात कैसे कर सकते हैं? इन पर कोई देवी देवता की कृपा होगी। ये कोई दिव्य रहस्य है। सीमा भीड़ से दूर एक शांत जगह ले गई और घुटनों के बल बैठकर बोली, मोहन, गीता, मुझे बताओ क्या हो रहा है? किसकी बातें कर रहे थे तुम? दोनों कुछ क्षण शांत रहे, जैसे मन के भीतर से कोई दरवाजा खुल रहा हो। फिर सबसे पहले गीता ने धीमी आवाज में कहा, मां, मैं गीता नहीं हूं, मेरा नाम कविता था। सीमा की सांसें रुक गईं, पर उन्होंने बच्चों को शांत रखने के लिए धीरे से पूछा, और तुम मोहन? मोहन बोला, मां, पहले मेरा नाम हरि था। मैं किसान था। हम भीखनपुर में रहते थे। यह सुनकर सीमा का दिल धक धक करने लगा। बच्चों की आवाज में न डर था न झिझक, बल्कि एक वयस्क इंसान की पक्की यादें थीं। गीता आगे बोली, मां, हमारा एक छोटा सा घर था। घर के आंगन में एक बड़ा आम का पेड़ था। हरि ने मेरे लिए खुद झूला बनाया था। हमारे घर के पास कुआं था और घर के पीछे खेत थे, बहुत सुंदर खेत। मोहन ने उसकी बात और विस्तार से समझाई। मां, हमारे पास 10 बीघा जमीन थी। हम दोनों खेती करते थे। फसलों में हमारी बहुत मेहनत लगी रहती थी। गांव के लोग हमें बहुत मानते थे। सीमा ध्यान से सुन रही थीं। बच्चों के चेहरे पर उस घर की यादें किसी पुराने चित्र की तरह चमक रही थीं। मोहन ने अचानक कहा, मां, हमारा एक बेटा भी था, सुरेश। 10-12 साल का था, बहुत प्यारा था। हम उसे रोज स्कूल छोड़ने जाते थे। गीता की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, वह हमें अम्मा बाबू कहकर पुकारता था। बहुत सीधा बच्चा था। उस दिन भी तसल्ली से अपना बैग लेकर स्कूल गया था। सीमा ने पूछा, कौन सा दिन? क्या हुआ था उस दिन? दोनों बच्चों के चेहरों पर अचानक गहरी उदासी उतर आई, जैसे कोई पुरानी चोट फिर से जाग उठी हो। मोहन की आवाज भारी हो गई, मां, उस दिन हमारी मौत हुई थी। सीमा का दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने धीरे से बच्चों के कंधे सहलाए। कैसे? बताओ बेटा, धीरे धीरे बताओ। गीता ने अपनी आंखें बंद की और बोलना शुरू किया। मां, हमारे घर में आग लगी थी, लेकिन वह आग भगवान की नहीं थी। वह किसी ने लगाई थी, जानबूझकर। मोहन ने गीता की बात पूरी की। वह कोई और नहीं, मेरा अपना बड़ा भाई था, महेश। सीमा की आंखें फैल गईं। तुम्हारा भाई? उसने ऐसा क्यों किया? मोहन बोला, मां, हमारी जमीन अच्छी थी। पिताजी ने मरने से पहले आधी जमीन मेरे नाम कर दी थी। महेश को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगता था कि मैं सारी जमीन छीन लूंगा। गीता बोली, हमने उसे समझाया था कि घर सबका होता है, हम सब साथ रहेंगे। वह चाहे तो खेत भी बांट सकते हैं, लेकिन उसकी आंखों में लालच भर चुका था। सीमा अब पूरी तरह गंभीर हो चुकी थीं। उनके सामने बच्चों की बातें किसी कहानी जैसी नहीं, बल्कि एक सच्ची जांच का हिस्सा लग रही थीं। मोहन ने आगे कहा, एक दिन सुरेश स्कूल चला गया और महेश गुस्से में हमारे घर आया। वह चिल्ला रहा था, जमीन मेरे नाम कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। गीता ने नम आवाज में कहा, उसने हरि को धक्का दिया। मेरी भी दीवार से टक्कर लग गई।
मैं बेहोश हो गई। मोहन की आंखों में डर की झलक दिखाई दी। वह बोला, जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने देखा कि महेश रसोई से गैस सिलेंडर निकाल रहा था। उसने उसका नॉब खोल दिया और हमें कमरे में बंद कर दिया। गीता रोते हुए बोली, महेश ने माचिस जलाई और खिड़की से आग अंदर फेंक दी। उसकी आवाज टूटते टूटते बस फुसफुसाहट बनकर रह गई। मोहन ने सीमा का हाथ पकड़ लिया। मां, हम दोनों जिंदा जल गए थे। हमारा बेटा भी रोता रहा होगा, पर उसे क्या पता था कि लौटने पर उसके माता पिता राख बन चुके होंगे। सीमा का दिल भर आया। वह जानती थी कि बच्चों की बातें सिर्फ कल्पना नहीं हो सकती। इसमें जो दर्द था, जो सफाई थी, जो सच्चाई थी, वह किसी बच्चे के बस की बात नहीं। कुछ मिनटों तक तीनों शांत बैठे रहे। फिर सीमा ने धीरे से पूछा, तुम्हें यह सब कब याद आया? मोहन बोला, शिवलिंग को छूते ही सब कुछ जैसे किसी किताब की तरह खुल गया। आग, घर, झूला और सुरेश। गीता ने कहा, हमको तभी पता चला कि हम दोनों पहले पति पत्नी थे। हमारा घर था, परिवार था और एक दर्द था जो अभी भी अधूरा था। अब सीमा बस बच्चों की तरफ देखती रह गई। उनका मन डोल रहा था। मां का मन कह रहा था कि बच्चों को गले लगा लूं, और आईपीएस अफसर का मन कह रहा था कि यह मामला अब सिर्फ पारिवारिक नहीं, बल्कि एक गंभीर अपराध की सच्चाई है। उसी पल सीमा ने एक निर्णय ले लिया। उन्होंने बच्चों का हाथ पकड़कर कहा, मोहन, गीता, अब हम तुम्हारे पिछले जन्म के गांव जाएंगे, भीखनपुर। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। देखते हैं वहां क्या छुपा है। दोस्तों, सीमा यादव को अब पूरा यकीन हो चुका था कि इस रहस्य की सच्चाई सिर्फ काशी मंदिर में नहीं, बल्कि भीखनपुर नाम के उस गांव में छिपी है जहां मोहन और गीता अपने पिछले जन्म में रहते थे। उन्होंने उसी शाम तुरंत अपने ऑफिस में फोन किया, छुट्टी ली और अगली सुबह बच्चों को लेकर भीखनपुर की ओर रवाना हो गईं। सुबह का समय था। हवा में हल्की ठंडक थी और चारों तरफ धूप की सुनहरी परतें फैल रही थीं। कार हाईवे पर दौड़ रही थी, लेकिन बच्चों की आंखें बाहर के नजारों में कुछ और ही तलाश रही थीं। सीमा गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर थीं और उनके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या गांव के लोग मोहन और गीता को पहचानेंगे? क्या बच्चों की बातें सचमुच किसी पुराने हादसे से मेल खाएंगी? क्या वाकई यह पुनर्जन्म है? सीमा कभी रियर मिरर में मोहन को देखती, कभी गीता को। दोनों बच्चे चुप थे, लेकिन उनकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे बहुत पास कोई मंजिल दिख रही हो। अचानक मोहन ने उंगली खिड़की से बाहर निकालते हुए कहा, मां, यहां से दाहिने तरफ एक पुराना रास्ता जाता था। हम बैलगाड़ी से जाते थे। सीमा चौंक गई। उन्होंने गाड़ी की स्पीड धीमी की। सामने सिर्फ खाली खेत थे और एक मिट्टी की पगडंडी। गीता बोली, हां मां, यह रास्ता भी था पहले। बारिश में यहां कीचड़ भर जाता था। सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। इन बच्चों ने यह रास्ता कब देखा? कैसे देखा? उन्होंने मोहन से पूछा, बेटा, तुम्हें यह सब कैसे याद है? मोहन बहुत धीरे से बोला, मां, यह हमारा रोज का रास्ता था। हरी खेतों में जाने के लिए इसी से गुजरता था। सीमा के हाथ हल्के कांपने लगे, पर उन्होंने बच्चों को शांत रहने को कहा। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक मोड़ पर पहुंची। अचानक गीता उछलकर बोली, मां, मां, यहीं था वो बड़ा बरगद का पेड़। सीमा ने तुरंत ब्रेक लगाई। सड़क के किनारे सचमुच एक पुरानी जड़ दिखाई दे रही थी, पर उसका पेड़ अब नहीं था, सिर्फ उसका कटा हुआ ठूंठ बाकी था। मोहन कार से उतरकर उस ठूंठ के पास गया, उसे हाथ लगाया और आंखें बंद कर लीं। यहीं बैठकर मैं हरी कविता के लिए बांसुरी बजाता था, उसने धीमी आवाज में कहा। गीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान और नम आंसू दिखाई दिए, मानो कोई प्यार भरा पुराना पल फिर से आंखों के सामने आ गया हो। सीमा समझ नहीं पा रही थी कि यह चमत्कार है या किसी गहरी सच्चाई का संकेत। उन्होंने बच्चों को कार में बैठाया और यात्रा आगे बढ़ाई। जितना गांव पास आने लगा, उतनी ही बच्चों की बेचैनी बढ़ती गई। गीता ने कहा, मां, यहां से थोड़ी ही दूर पर हमारा घर है। मामूली सा घर था, पर बहुत प्यार था उसमें। सीमा ने कार की रफ्तार और धीमी कर दी। गांव का प्रवेश द्वार दिखाई देने लगा। एक टूटी फूटी सी गली, कई पुरानी झोपड़ियां, मिट्टी के घर
और चारों ओर फैली खामोशी। मोहन अचानक बोला, मां, गाड़ी रोक दीजिए, आगे कार नहीं जाएगी, हमारा घर गली के आखिर में है। सीमा ने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी। तीनों पैदल चलकर गली में आगे बढ़ने लगे। जैसे ही मोहन और गीता उस गली में घुसे, दोनों की सांसें तेज हो गईं। वे चारों तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे हर घर, हर पत्थर, हर मोड़ उन्हें पुकार रहा हो। अचानक गीता एक बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करके बोली, मां, यह राम भरोसे काका हैं, ये हमारे बहुत पास रहते थे। सीमा ने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखों में बच्चों को देखते ही हैरानी की चमक आ गई। अरे, ये बच्चे, कौन हो तुम? मोहन आगे बढ़ा और बहुत धीमी आवाज में बोला, काका, मैं हरि हूं। बूढ़ा आदमी हक्का बक्का रह गया। उसका हुक्का हाथ से गिर पड़ा। हरि, पर तू तो 20 साल पहले। उसका गला भर आया और वह कुछ बोल नहीं पाया। सीमा को लगा कि उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को संभाला और बच्चों के साथ आगे बढ़ी। गली के आखिर में एक टूटा फूटा सा घर था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, छत आधी गिर चुकी थी। आंगन में सूखी जंगली घास उग आई थी, पर उस खंडहर के बीच एक जगह ऐसी थी जिसे देखकर मोहन और गीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, मां, यही हमारा घर था। गीता ने आंगन की तरफ उंगली उठाई। यहीं आम का पेड़ था, यहां झूला बंधा था और यहीं हमारा बेटा सुरेश खेला करता था। सीमा की आंखें भर आईं। एक घर जो कभी प्यार का घर था, आज राख का ढेर बन चुका था। वे तीनों धीमे कदमों से घर के अंदर गए। अंदर बिजली नहीं थी। दीवारों पर आग के काले निशान आज भी मौजूद थे। गीता एक कोने में पहुंचकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा फक पड़ गया। मां, यही वो रसोई थी जहां सिलेंडर था, जहां महेश ने आग लगाई थी। मोहन उस जगह तक गया जहां जमीन बाकी हिस्सों से ज्यादा काली थी। वह घुटनों के बल बैठकर जमीन को छूते हुए बोला, यहीं हम बंद थे, यही हमारा अंत हुआ था। सीमा के लिए यह सब किसी फिल्म जैसा नहीं, एक हत्या के केस का सच था जो उनके सामने अपने आप खुल रहा था। उसी समय कुछ गांव वाले इकट्ठा हो गए। वे बच्चों को एकटक देखते रहे। एक बुजुर्ग महिला बोली, ये दोनों हरि और कविता जैसे ही लग रहे हैं, वही आंखें, वही आवाज। सीमा ने समझ लिया था कि बच्चों की बातें सिर्फ यादें नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। उन्होंने गहरी सांस ली और मन ही मन निश्चय किया, अब इस सच्चाई की हर परत खोली जाएगी। हरि कविता की मौत हादसा नहीं, हत्या थी, और एक मां नहीं, एक आईपीएस अफसर इस केस को पूरा खोलेगी। भीखनपुर की गलियां, टूटे हुए घर, बरगद का ठूंठ, सब मिलकर जैसे कह रहे थे, 20 साल बाद सच घर लौट आया है। भीखनपुर के उस जले हुए टूटे घर के सामने खड़े मोहन और गीता की आंखों में डर, दर्द और पहचान का एक अजीब मिश्रण था। आईपीएस सीमा यादव ने पहली बार महसूस किया कि यह मामला किसी साधारण कहानी या भ्रम से कहीं आगे है। बच्चों की यादें सिर्फ यादें नहीं थीं, बल्कि एक पुराने अपराध का सुराग थीं। गांव वाले अब घर के आसपास जमा हो चुके थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, अरे, ये बच्चे तो हरि कविता की तरह बोल रहे हैं, इनकी बातें सुनकर तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पुनर्जन्म सच हो सकता है क्या? सीमा ने भीड़ से बच्चों को अलग किया और गंभीर स्वर में बोली, कृपया सब लोग थोड़ी दूरी रखकर खड़े हों, मुझे इन बच्चों से बात करनी है। मोहन और गीता घर के अंदर एक एक जगह को जैसे छूकर महसूस कर रहे थे। उनका हर कदम किसी पुरानी याद का दरवाजा खोल रहा था। मोहन उस कमरे की तरफ गया जहां दीवार सबसे ज्यादा काली थी। वह जमीन पर बैठ गया और अपनी उंगलियों से उस काले हिस्से को छूने लगा। सीमा ने पूछा, मोहन, तुम्हें यहां क्या याद आ रहा है? मोहन की आवाज कांपने लगी। मां, यहां मुझे और कविता को बंद किया गया था। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था और फिर आग। उसकी आंखें नम हो गईं। गीता जल्दी से उसके पास बैठ गई और बोली, और मैं वहीं उस कोने में गिरी थी। हम चिल्ला रहे थे मां, बहुत चिल्ला रहे थे, पर हमारी आवाज कोई नहीं सुन पाया। सीमा ने गहरी सांस ली। आईपीएस अधिकारी का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उन्होंने धीरे से पूछा, यह सब किसने किया था? मोहन ने बिना झिझक तुरंत जवाब दिया, महेश ने। गीता बोली, हरि का बड़ा भाई, वही आया था उस दिन।
वह जमीन अपने नाम करना चाहता था। वह बहुत गुस्से में था। उसकी आंखों में लालच था। सीमा ने घुटनों के बल बैठकर पूछा, क्या उस दिन कुछ और खास हुआ था? कुछ ऐसा जो हमें सबूत दे सके? गीता ने आंखें बंद की और जैसे यादों की गहराई में डूब गई। कुछ क्षण बाद उसने कहा, हां मां, कुछ हुआ था। जब महेश ने हरि को धक्का दिया तो उसके हाथ में एक काला धागा था। उसमें एक चांदी का ताबीज बंधा था। मोहन ने तुरंत कहा, हां, धक्का मुक्की में वह ताबीज टूटकर गिर गया था। मुझे याद है, वह रसोई के पास उस घड़े के पास गिरा था। सीमा की आंखें चमक उठीं। एक 20 साल पुराना केस एक छोटे ताबीज पर टिक सकता था। उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम में फोन किया, फॉरेंसिक टीम को भीखनपुर भेजिए, मुझे घर की पूरी जांच चाहिए। गांव वालों के बीच हलचल बढ़ गई, पर किसी ने विरोध नहीं किया। सबकी आंखों में डर और सम्मान साथ साथ दिख रहा था। कुछ ही देर में पुलिस जीपें आ गईं। फॉरेंसिक टीम दस्ताने पहनकर घर की खोजबीन करने लगी। हर कोना खोदा जा रहा था। दीवारों को खुरचा जा रहा था। राख को हटाया जा रहा था। मोहन और गीता चुपचाप एक तरफ खड़े देखते रहे। उनके चेहरे पर किसी पुराने घाव के खुल जाने जैसा दर्द था। करीब 1 घंटे बाद फॉरेंसिक टीम के एक सदस्य ने जोर से कहा, मैडम, हमें कुछ मिला है। सब लोग तुरंत उस जगह पहुंचे। जमीन में लगभग 5-6 इंच नीचे एक छोटा सा काला पड़ा धागा मिला, जिसमें एक चांदी का ताबीज था। मिट्टी, राख और समय ने उसे काला कर दिया था, लेकिन उसका आकार साफ पहचाना जा रहा था। सीमा के हाथ कांप उठे। उन्होंने ताबीज उठाकर दस्ताने पहने हाथ में लिया। गीता ने पहचानते ही कहा, मां, यही है। महेश के हाथ में यही ताबीज था। उसी दिन यहीं गिरा था। मोहन ने भी सिर हिलाकर पुष्टि की। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि सच्चाई बोलने वाली आत्मविश्वास की चमक थी। सीमा ने तय कर लिया, अब इस केस को दबाया नहीं जा सकता। यह सिर्फ पुनर्जन्म की कहानी नहीं, एक हत्या की सच्चाई थी। उन्होंने अपने सब इंस्पेक्टर से पूछा, महेश कहां रहता है अब? सब इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम, गांव वाले बता रहे हैं कि हरि कविता की मौत के बाद सारी जमीन उसी के नाम हो गई। फिर उसने जमीन बेचकर शहर में बड़ी दुकान खोली है। काफी अमीर आदमी है अब। सीमा की आंखों में सख्ती आ गई। उन्होंने आदेश दिया, तुरंत महेश को गिरफ्तार करो। यह केस फिर से खुलेगा और इस बार सच्चाई किसी के लालच की वजह से नहीं दबेगी। गांव वाले एक दूसरे को देखकर फुसफुसाने लगे, अब महेश बच नहीं पाएगा। भगवान का न्याय देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। मोहन का छोटा हाथ सीमा के हाथ में आया। उसने बहुत धीरे से कहा, मां, अब महेश को सजा मिलेगी ना? सीमा ने उसके सिर पर हाथ रखा। हां बेटा, इस बार न्याय जरूर होगा। तुम दोनों को जो दुख मिला था उसका हिसाब पूरा होगा। गीता ने कहा, मां, हमें और भी बातें याद आएंगी। आप बस हमें भरोसा दीजिए। सीमा ने दोनों बच्चों को अपने पास खींचकर गले लगाया। एक मां की आंखें नम थीं, क्योंकि उसके बच्चे इतने दर्द से गुजर रहे थे। एक पुलिस अधिकारी का दिल मजबूत हो रहा था, क्योंकि एक 20 साल पुरानी हत्या आखिरकार अपने आप पर्दाफाश हो रही थी। मिट्टी से मिला हुआ छोटा ताबीज अब सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था, वह 20 साल से दबी हुई सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत बन चुका था। सीमा ने आसमान की ओर देखा। शायद यही भगवान की मर्जी थी कि मोहन और गीता इस रूप में वापस आए और अपने साथ एक बंद समय का दरवाजा खोल दे। कहानी अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। आगे जो होने वाला था वह गांव की किस्मत बदलने वाला था। दोस्तों, भीखनपुर में सच सामने आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा था। क्या पिछले जन्म का बेटा सुरेश, जो अब 26 साल का जवान बन चुका था, मोहन और गीता को अपने माता पिता के रूप में पहचान पाएगा? आईपीएस सीमा यादव समझ चुकी थीं कि बच्चों की यादें और मिले सबूतों ने 20 साल पुरानी हत्या का राज तो खोल दिया, लेकिन कहानी अभी अधूरी थी। अधूरा था एक बेटे और उसके माता पिता का मिलन। सीमा ने सुरेश का पता निकाला। वह नजदीकी शहर में एक छोटी नौकरी करता था। अनाथ जैसा जीवन जीते जीते उसका दिल कठोर और अविश्वासी हो चुका था। उसके लिए मां बाप केवल याद की कुछ टूटती फूटती तस्वीरें थी, कोई चेहरा साफ दिखता भी नहीं था। जब सीमा उसे मिलने गई
तो मोहन और गीता उनके साथ खड़े थे। सुरेश ने उन्हें देखा और हंस पड़ा। मैडम, ये दो छोटे बच्चे मेरे मां बाप हैं। क्या आपका मजाक करने का मन है? उसकी आवाज में चिढ़ भी थी और गुस्सा भी। वह इस पूरी कहानी को झूठा मानता था। सीमा शांत रहीं और बोली, बेहतर होगा तुम उन्हें कम से कम सुनो तो सही। मोहन आगे बढ़ा। उसकी आवाज नर्म थी, पर उसमें एक अजीब सी मजबूती भी थी। सुरेश, हम तुम्हें पहले से पहचानते हैं। तुम हमारे बेटे हो। सुरेश लगभग भड़क गया। बस करिए, मुझे धोखा देने से पहले कुछ और अच्छा तरीका सोचिए, गीता ने रुलाई रोकते हुए कहा। सुरेश, तुम्हारी दाईं कलाई पर छोटा सा जन्म का निशान है, वही निशान जिसे सिर्फ तुम्हारे असली मां बाप जानते थे। सुरेश ठिठक गया। कलाई पर मौजूद हल्का सा तिल वह हमेशा घड़ी के नीचे छिपा कर रखता था। किसी को कभी उसके बारे में नहीं बताया था। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, यह तो किसी तरह पता लगाया जा सकता है। इससे क्या साबित होता है? सीमा समझ रही थी कि उसके मन में वर्षों का दर्द भरा है। उसे एक ऐसा सबूत चाहिए था जिससे उसका दिल सच मानने पर मजबूर हो जाए। तभी गीता ने दूसरी और भी गहरी बात कही। सुरेश, याद है वह कमरा जिसमें तुम्हारी छोटी चारपाई थी? उस कमरे की दीवार में एक ईंट डीली रहती थी। उस डीली ईंट के पीछे तुम्हारे बाबू ने मेरे लिए एक चांदी की पायल छुपाई थी। शादी की सालगिरह पर देने वाले थे, लेकिन उससे पहले। गीता की आंखों से आंसू बह निकले। सुरेश का चेहरा रंग बदलने लगा। वह हक्का बक्का रह गया। डीली ईंट की बात, यह तो उसने कभी किसी से नहीं कही थी। यह तो उसके बचपन की सबसे निजी याद थी। वो ईंट उसके लिए रहस्य भी थी और खेल भी। वह अक्सर उसे हिलाता था, लेकिन कभी नहीं जाना कि उसके पीछे क्या है। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। सीमा बोली, अगर सच जानना है तो हमारे साथ अभी भीखनपुर चलो। सुरेश कार में बैठ गया। उसके चेहरे पर बेचैनी, डर और उम्मीद सब एक साथ थे। मोहन उसकी बगल में बैठा था, गीता उसके सामने। तीनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। जब कार उस पुराने खंडहर नुमा घर के सामने रुकी तो सुरेश के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। यह वही घर था जहां उसका बचपन हंसी, खेल और प्यार में बीता था, और जहां से उसके माता पिता अचानक गायब हो गए थे। मोहन घर के आंगन में पहुंचा और बोला, यहीं तू छोटे में खेलता था। गीता उसे दीवार तक ले गई। और यह वही कमरा है जहां वह डीली ईंट है। सुरेश उस दीवार के पास पहुंचते ही भूकंप सा हिल गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उसी जगह उंगलियां लगाईं जहां बचपन में ईंट हिलती थी। ईंट आज भी ढीली थी। धीरे से बाहर निकल आई। दीवार के अंदर एक पुराना कपड़े का टुकड़ा मिट्टी और धूल में लिपटा पड़ा था। सुरेश ने उसे खोला। अंदर कविता की वही चांदी की पायल थी जो समय के कारण काली पड़ चुकी थी, पर उसके आकार और डिजाइन में मां की याद की तरह उजाला था। सुरेश की आंखों से आंसू झरने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे वर्षों से दबा हुआ सारा दर्द बाहर निकल आया हो। उसने पायल को सीने से लगाया और चिल्ला उठा, मां, बापू, क्या सच में आप ही हो? गीता ने उसकी पीठ सहलाई। हां बेटा, हम लौट आए हैं तुझसे मिलने, तुझे सच्चाई बताने। मोहन ने उसके हाथ पकड़ लिए। हमने तुझे कभी नहीं छोड़ा सुरेश, बस थोड़ी देर के लिए दूर हो गए थे। सुरेश रोता रहा। मोहन और गीता उसे अपने छोटे छोटे हाथों से चुप कराते रहे। यह दृश्य इतना भावुक था कि सीमा यादव भी आंसू पोंछती रह गईं। वहां खड़ा हर गांव वाला इस चमत्कारी मिलन का साक्षी बन गया। उस दिन सिर्फ एक पायल नहीं मिली, उस दिन एक बेटा अपने माता पिता को पा गया, और माता पिता अपनी अधूरी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए नए रूप में फिर से लौट आए। सुरेश उसी दिन मोहन और गीता को अपने साथ शहर ले गया। वह अब उन्हें एक पल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वह उन्हें खाना खिलाता, स्कूल के बैग खरीदता और रात को उन्हें कंधे पर सिर रखकर सुलाता। मोहन और गीता भी उसके करीब रहने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे सुरेश ने एक अजीब बदलाव महसूस किया। अब मोहन पहले जैसा गंभीर नहीं बोलता था। कभी कभी वह सचमुच 6 साल के बच्चे जैसा शरारती हो जाता। जैसे एक दिन सुरेश ने देखा, मोहन ने घर की दीवार पर रंग से कार बना दी है। सुरेश ने पूछा, यह क्या किया तुमने?
तो मोहन खिलखिलाकर बोला, भैया कार बड़ी होनी चाहिए ना। वही गीता जो पहले कविता की शांत, समझदार और गहरी आत्मा थी, अब गुड़िया को लेकर चाय पानी का खेल खेलने लगी। वह सुरेश से कहती, भैया मेरी गुड़िया आज सोना नहीं चाहती, आप उसको कहानी सुनाओगे? सुरेश एक पल के लिए ठहर जाता। यह वही गीता थी जिसने उसे डीली ईंट का राज बताया था, वही जो अपनी मौत की घटना याद करके रो पड़ी थी। अब वह एक छोटा बच्चा बनती जा रही थी। आईपीएस सीमा यादव जब मिलने आईं, तो उन्होंने भी यही बदलाव महसूस किया। उन्होंने सुरेश को समझाया, पिछले जन्म की आत्मा सिर्फ अपना काम पूरा करने आई थी। जब सच्चाई सामने आ गई, जब तुम्हारा मिलन हो गया, तो अब वे इस जन्म के शरीर और उम्र में ढलने लगे हैं। यही प्रकृति का नियम है। सुरेश खामोशी से उनकी बात सुनता रहा, लेकिन दिल के किसी कोने में दर्द भी था। वह सोचता, क्या मेरा मां बाप फिर मुझसे दूर हो रहे हैं? हालांकि सच यह था कि मोहन और गीता दूर नहीं हो रहे थे, बल्कि अब वह रूप ले रहे थे जो उन्हें इस जन्म में जीना चाहिए था। कुछ दिनों बाद सुरेश ने उन्हें पार्क में ले गया। पार्क में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। मोहन तुरंत टीम में शामिल हो गया और पूरे जोश में दौड़ने लगा। गीता झूले पर बैठकर जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी बिल्कुल किसी साधारण बच्ची जैसी थी। न उसमें कविता की परिपक्वता थी, न उस पुराने दर्द का बोझ। सुरेश दूर खड़ा यह सब देख रहा था। पहले उसके दिल में एक टीस उठी, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें नरम पड़ने लगीं। वह समझ गया, अब मोहन और गीता उसके माता पिता की आत्मा नहीं, बच्चे बन रहे हैं। पार्क में खेलते खेलते मोहन अचानक सुरेश के पास आया। भैया आज मैंने गोल किया, देखो ना, देखो ना। सुरेश ने उसे उठाकर घुमा दिया। बहुत अच्छा किया मोहन, तुम तो चैंपियन बनोगे, गीता ने झूले से उतरते हुए कहा। भैया कल मुझे पिंक फ्रॉक दिलाओ ना, मेरी पुरानी वाली छोटी हो गई है। सुरेश हंसकर बोला, ठीक है, दोनों को नई नई चीजें मिलेंगी। उस पल सुरेश को एहसास हुआ कि वह अब अकेला नहीं है, उसका परिवार पूरा हो चुका है। कुछ समय बाद सुरेश की शादी भी हो गई। उसकी पत्नी प्रिया ने मोहन और गीता को दिल से अपनाया। वह उन्हें सुबह स्कूल भेजती, रात को कहानी सुनाकर सुलाती। वह कहती, तुम दोनों सिर्फ सुरेश के नहीं, मेरे भी हो। धीरे धीरे घर में खुशियां भरने लगीं। एक दिन सुरेश उन्हें भीखनपुर के पुराने घर में ले गया। उसे लगा कि शायद उन्हें कुछ याद आए, लेकिन मोहन ने चारों तरफ देखकर कहा, भैया यहां तो कुछ भी अच्छा नहीं, चलो घर चलते हैं। गीता ने भी वही कहा, यह घर टूटा फूटा है, मैं यहां नहीं रहना चाहती। सुरेश मुस्कुराया। अब उसे समझ आ गया था, पिछले जन्म का हर अध्याय खत्म हो चुका है। जीवन ने नया पन्ना खोल दिया है। उसने आम के पेड़ की सूखी डाल देखकर कहा, मैं यहां नया झूला लगवाऊंगा। कुछ दिनों बाद सचमुच उसी पेड़ के नीचे एक नया मजबूत झूला लगाया गया। मोहन और गीता उस पर झूलते रहे, कभी हंसते, कभी गाना गाते, और सुरेश उन्हें प्यार से झुलाता रहा। आईपीएस सीमा दूर से देखकर बोली, भगवान ने इस परिवार को नया रूप दे दिया है। रिश्ते बदल गए, पर प्यार वही है। इस तरह एक दर्दनाक कहानी का अंत सबसे सुंदर ढंग से हुआ, जहां न्याय मिला, सत्य सामने आया और प्रेम ने अपना नया आशियाना ढूंढ लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई चाहे कितने ही वर्षों तक छिपी रहे, एक दिन उजागर अवश्य होती है। मोहन और गीता, जो इस जन्म में सिर्फ मासूम से बच्चे थे, शिवलिंग के स्पर्श से अपने पूर्व जन्म की यादों में लौट आए। उनके भीतर हरि और कविता की वे अधूरी पीड़ाएं थीं, जिनकी मौत को दुर्घटना बताकर दबा दिया गया था। लेकिन आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। उनकी यादों ने न केवल 20 साल पुरानी हत्या का राज खोला, बल्कि उन लोगों की पोल भी खोल दी जिन्होंने लालच के कारण एक परिवार उजाड़ दिया था। इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि न्याय देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। सुरेश, जो अपने माता पिता को खोकर जीवन भर अकेला रहा, जब सच से मिला तो उसके अंदर के सारे दर्द बह निकले। डीली ईंट के पीछे मिली पायल ने यह साबित कर दिया कि प्रेम और विश्वास केवल शरीर तक सीमित नहीं होते, आत्मा उन्हें अपने भीतर संभाल कर रखती है। सुरेश ने अपने छोटे आकार के माता पिता को दिल से स्वीकारा,
और यही दिखाता है कि रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। समय के साथ मोहन और गीता की पुरानी यादें मिट गईं और वे सामान्य बच्चे बनकर नई जिंदगी में रम गए। यह बताता है कि प्रकृति हर घाव को भरने का रास्ता खुद बनाती है। अंत में कहानी यही कहती है कि प्यार किसी रूप, उम्र या जन्म का मोहताज नहीं, सच कभी दबता नहीं, और भगवान हर आत्मा को उसका अधूरा अध्याय पूरा करने का अवसर अवश्य देते हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।